ओके गाइस, सो इन एएस लेवल हम ऑपरेशंस पे थे। बस लास्ट कुछ एरियाज हमारे पास ऑपरेशंस के रह गए हैं। देन वी आर डन विद ऑपरेशंस एज वेल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक है दैट इज नोन एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। अब हम इस टॉपिक को जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टू डिफरेंट वर्ड्स। और आपके पास ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ यूनिट फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट, दिस इज द लास्ट चैप्टर। ठीक है, हमारे पास इसके बाद मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन और एक है, वो मैं करवाऊंगा और खत्म होगा हमारे पास। तो बेसिकली दिस इज नोन एज अ चैप्टर नंबर 25 ऑफ योर रेफरेंस बुक। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो हमारे पास सिलेबस में ऐड हुआ है इन ईयर 2023। बिफोर दिस इट वॉज द पार्ट ऑफ A2। 2023 के अंदर when the examiner made the changes, at that point this particular topic has been added in the curriculum of AS, otherwise it was the part of A2, number one। नंबर टू, हमारे पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो टॉपिक है ना, उसे एग्जामिनर इंटीग्रेट कर देता है विद ब्रेक इवन इन कैलकुलेशन। और याद है हमने जब ब्रेक इवन का टॉपिक पढ़ा था फाइनेंस के अंदर, इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक हमने वहाँ पे मैक्सिमम और इस टाइप की कैपेसिटी के कुछ वर्ड्स देखे थे कि बिजनेस अगर इस पॉइंट पे ऑपरेट करेगा तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, प्रॉफिट क्या होगा। तो एग्जामिनर यूजुअली इंटीग्रेट्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विद द ब्रेक इवन एनालिसिस, इन दोनों टॉपिक्स को ज़रा मिक्स कर देता है जब वो पेपर 2 के अंदर कैलकुलेशंस वगैरह पूछ रहा होता है। सही है। तो आज जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैपेसिटी एंड व्हाट डू यू मीन द टर्म यूटिलाइजेशन। देखो, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास। कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेस। मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेस आज जो डिस्कस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास लेट सपोज एक पर्टिकुलर पैसेंजर बस है। अब उस पैसेंजर बस के अंदर हमारे पास टोटल सीट्स कितनी हैं, 50। तो ये क्या हुआ हमारे पास, दिस इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ द बस। क्यों? क्योंकि व्हेन दी स्टूडेंट लिसन्स द वर्ड कैपेसिटी ना, तो दे यूजुअली कम अप विद द थिंग, वो नहीं स्टोरेज वाली कैपेसिटी, स्पेस वाली कैपेसिटी, उससे रेफर कर रहे होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। कैपेसिटी मींस कि अगर एक पर्टिकुलर बस के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं, पैसेंजर सीट्स हैं, दैट इज द कैपेसिटी। एक रेस्टोरेंट के अंदर जितनी नंबर ऑफ टेबल्स है हमारे पास, दैट इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ अ रेस्टोरेंट। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो नंबर ऑफ क्या कहते हैं, वर्कर्स हैं, मशीनरीज हैं जो कि प्रोडक्शन लाइंस के अंदर एम्प्लॉयड हैं and they are working, तो जो maximum output that a particular workers or the machine can produce 500 600 units per day, 10,000 units per day, that is the capacity। तो capacity का मतलब होता है maximum available resources और the maximum possible output। utilization का मतलब होता है हमारे पास usage। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से हम कितनी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, दैट इज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या हुआ कि इन केस अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है डिफाइन द टर्म कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर 2 marks, सो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मेजर्स और compares the current output of the business with the maximum possible output। कि जो करंट आउटपुट ऑफ द बिजनेस है उसे कंपेयर कर रहे होते विद द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी कैलकुलेशन अगर आपके पास आएगी, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू कैलकुलेट करंट आउटपुट अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट
मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आपका किस में आ रहा होगा? परसेंटेज में। सिंपल। आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, याद है हमारे पास 50 सीट्स थी पैसेंजर, तो हमारे पास टोटल जो सीट्स है वो 50 है, उसमें से 25 सीट्स ऑक्यूपाइड है, 50 मैक्सिमम है। तो 25 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर मेरे पास आ रहा है 50%। मतलब मेरे पास जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं, मैक्सिमम जो सीट्स हैं, उसमें से 50% सीट्स ऑक्यूपाइड है। दैट इज अ केस। ये हमारे पास है टोटल गेम, ये कैपेसिटी है। इसी तरीके से अगर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और फैक्ट्री वहां पे 5000 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर सकती है, तो आप कहोगे दैट द फैक्ट्री इज ऑपरेटिंग एट इट्स 20% कैपेसिटी। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेसिकली क्या करता है? कंपेयर करता है द करंट आउटपुट ऑफ द बिजनेस विद द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, दैट इज नोन एज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहली चीज तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हमारे पास जरा इन पर्टिकुलर जो रिजल्ट्स हैं उसकी बेसिस पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। आ जाओ। लेट सपोज ए सिचुएशन है, बी सिचुएशन है हमारे पास। ए सिचुएशन क्या है हमारे पास? कि बिजनेस का जो अभी करंट आउटपुट है वो हमारे पास 500 है, और बिजनेस कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 500 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ रहा है 100%। अब क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कि बिजनेस यहाँ पे 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है एंड द बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी। बिजनेस अपनी कौन सी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है? फुल कैपेसिटी पे। मतलब जो जो इसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है दैट आर फुली एम्प्लॉयड, और द बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास सिचुएशन बी है कि बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट्स एंड द बिजनेस कैन प्रोड्यूस 500, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर मेरे पास आ रहा है 60%। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं उससे बिजनेस फुली लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहा, उससे कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको कहते हैं हम अंडर कैपेसिटी। मतलब जो मेरे मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम जो अवेलेबल रिसोर्सेज, उससे कम लेवल पे मैं ऑपरेट कर रहा, अंडर कैपेसिटी। या फिर ये कह सकते हो कि बिजनेस के पास एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब बिजनेस के पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्सेस रिसोर्सेज हैं। ये गेम है हमारे पास। अब यहाँ पे इस चीज को समझना कि ये रिजल्ट्स की बेसिस पे हम आगे टॉपिक को लेके चलेंगे। ये फुल कैपेसिटी है और ये हमारे पास अंडर एक्सेस कैपेसिटी है। फर्दर मोर, अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होता है इम्पैक्ट का गेम जरा। कि अगर फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, तो आज डिस्कस करते हैं कि अगर एक बिजनेस है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करता है तो क्या इंपैक्ट आएगा। अब इंपैक्ट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। बिजनेसेस कोशिश करते हैं कि वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करें, नियर टू फुल कैपेसिटी ऑपरेट करें। अब सर नियर टू फुल कैपेसिटी देखो, फुल कैपेसिटी का मतलब है 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। द बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट द बिजनेस कैन प्रोड्यूस, वो कर रहा है। ये है हमारे पास फुल कैपेसिटी। इसी तरीके से हमारे पास नियर टू फुल कैपेसिटी। सर नियर टू फुल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? नियर टू फुल कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बिजनेस यहाँ पे 93% पे ऑपरेट कर रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग एट नियर टू फुल कैपेसिटी। फुली नहीं है, नियर टू फुल है। अब यहाँ पे पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट, अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करता है तो क्या इम्पैक्ट आता है। नंबर वन, हमारे पास एवरेज कॉस्ट बिजनेस की कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? भाई लेट सपोज एक रूम है, उसके अंदर 20 सीट्स हैं, ठीक है, और 20 स्टूडेंट्स हैं। तो अब उस पर्टिकुलर जो रूम का रेंट है वो 20,000 है।
तो आप 20,000 के रेंट को मैं 20 स्टूडेंट से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है? 1,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 की जो कॉस्ट थी वो स्प्रेड ओवर ओवर द 20 स्टूडेंट्स, और 20 स्टूडेंट्स आ सकते थे। तो मैक्सिमम जो मेरी एवरेज कॉस्ट कम हो सकती थी हो गई। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उस रूम के अंदर 20 सीट्स हैं और 10 सीट्स ऑक्यूपाइड है, मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं उसमें, और 20,000 की कॉस्ट है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? 2,000 हो गई। तो एवरेज कॉस्ट बढ़ गई ना। सो दैट्स व्हाई बिजनेस इंक्रीजेस देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन। तभी बिजनेस ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं ताकि एवरेज कॉस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। दैट इज वन ऑफ द थिंग। नंबर टू हमारे पास, अब देखो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नो कैपेसिटी टू केटर स्पेशल ऑर्डर। मतलब मेरे पास सारी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, तो अगर मेरा कोई रेगुलर कस्टमर आता है और वो कहता है कि यार मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए, या मेरे पास कोई बड़ा ऑर्डर आता है, तो क्या मेरे पास कैपेसिटी है टू एक्सेप्ट दैट ऑर्डर? नो, आई डू नॉट हैव द कैपेसिटी, क्योंकि मेरी जो रिसोर्सेज है फुली एम्प्लॉयड है। तभी बिजनेस को कहा जाता है कि वो नियर टू फुल कैपेसिटी ऑपरेट करे, थोड़ी सी कैपेसिटी बचा के रखे। क्यों? क्योंकि जब स्पेशल ऑर्डर आएगा तो आप स्पेशल प्राइसेस भी चार्ज करोगे ना। देखा, तभी कोचिंग सेंटर्स के अंदर क्या होता है, वो कहते हैं बैच फुल हो गया, बैच फुल हो गया, लेकिन सीट्स होती हैं। एंड टाइम के लिए रखते हैं कि लेटर हमारे पास जब आएगा तो हम यहाँ पे हाई प्राइसेस चार्ज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे क्रैश कोर्सेज वगैरह के। दैट इज द गेम, दिस इज हाउ द बिजनेस मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट। तभी बिजनेस को नियर टू फुल कैपेसिटी ऑपरेट करना चाहिए, ताकि कभी कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड हो, सो दैट वी कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी, वी कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। नंबर थ्री हमारे पास, एक्सेस वर्कलोड एंड प्रेशर ऑन द वर्कर्स। जब बिजनेस फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा होता है तो यहाँ पे वर्कर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है, वर्कर्स के ऊपर वर्कलोड आ जाता है। तो बहुत ज्यादा जब प्रेशर, वर्कलोड, स्ट्रेन ऑन द वर्कर्स होगा, सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट देयर वर्क लाइफ बैलेंस। वर्कर्स का वर्क लाइफ बैलेंस क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। मतलब अब वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, दे माइट गेट इल, इलनेस इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। तभी तो हम कहते हैं कि भाई ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, ज्यादा बेहतर है बीमार होने से। अगर आपने अभी ब्रेक नहीं लिया तो आगे 2 दिन बीमार हो जाओगे। तो आज 2 घंटे के लिए जाग रहे हो और मेहनत कर रहे हो, आगे 2 दिन बीमार होगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। इसी तरीके से हमारे पास नंबर फोर, नो डाउन टाइम फॉर मशीनरी। नो डाउन टाइम फॉर मशीनरी का मतलब क्या हुआ हमारे पास? देखिए हमारे पास कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी पावर ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिसिटी इशू हो जाता है एंड द मेंटेनेंस वर्क इज गोइंग ऑन स्ट्रेट फॉर स्ट्रेट 10-12 आवर्स। सो व्हाट इज द प्लान बी? स्टैंड बाय जनरेटर होता है हमारे पास। तो 6-7 आवर्स से कंटिन्यूसली द जनरेटर इज रनिंग एंड ऑल, तो हम उसको क्या आधे घंटे के लिए ब्रेक दे देते हैं। क्यों? टू कूल डाउन। तो इसी तरीके से व्हाट इफ द मशीनरीज आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग, दे आर वर्किंग अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी पर्टिकुलर डाउन टाइम। तो फिर क्या होगा? हमारे पास मशीनरीज खराब हो जाएंगी और फिर वो रिपेयरिंग पे जाएंगी, तो और ज्यादा हमारे पास टाइम भी वेस्ट होगा और कॉस्ट भी लगेगी। तो व्हेन द बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट द फुल कैपेसिटी, सो देयर इज नो डाउन टाइम, कि हम उनको कूल डाउन करने के लिए मशीनरी के हमारे पास कोई टाइम नहीं होता। तो दैट्स व्हाई द बिजनेस शुड ऑपरेट एट नियर टू फुल कैपेसिटी, ताकि वर्कर्स के ऊपर भी इतना प्रेशर ना हो, मशीनरीज भी कूल डाउन हो सकें, कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो उससे भी केटर कर सके, और एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी। So we are done with the concept of capacity utilization, the definition, how it is calculated, along with the concept of impact of operating at the full capacity. Now we are heading towards a concept. Okay, what if a particular business is operating at under capacity, or you can say the business has excess capacity.
अब अंडर कैपेसिटी एक्सेस कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? देखो, अब पॉइंट हमारे पास ये है कि यहाँ पे वी हैव हायर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, लेकिन जो प्रोडक्शन है और जो डिमांड है वो हमारे पास क्या है, कम है। रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन हम यहाँ पे इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ना हमारे पास इतनी ज़्यादा डिमांड है। देखो, डिमांड इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द फैक्टर। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, बीइंग प्रोडक्टिव डज नॉट गारंटी द सक्सेस, कि आपका प्रोसेस बहुत एफिशिएंट है, यू आर प्रोडक्टिव एंड ऑल, but if the product is not effective, if the product is not satisfying, the product is not that of high quality, the product is not up to the mark, up to the market trends, तो भले यूनिट्स बना के रखोगे नुकसान है, आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ी होगी क्योंकि आपकी सेल्स नहीं है। तो वी नीड टू लुक एट द बैकग्राउंड स्टोरी कि भाई हम क्यों अपनी इतनी ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो इसकी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इतना ज्यादा डिमांडेड नहीं है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दी इफेक्टिव डिमांड, ताकि फिर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हम फिर प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेंगे। सही है? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जब मैं अंडर कैपेसिटी ऑपरेट कर रहा हूँ, दैट मीन्स 70% है, 80% है, इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे द क्वेश्चन इज कि व्हाट टू डू, व्हाट डिसीजंस दैट अ पर्टिकुलर बिजनेस नीड्स टू मेक, बिजनेस को क्या करना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्योंकि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास इशू है। अगर आपके सक्सेस कैपेसिटी और यू आर ऑपरेटिंग एट द अंडर कैपेसिटी, सो इट्स एन इशू। सो हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू ना? तो इस चीज के लिए यहाँ पे आप देखेंगे पहले कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो पर्टिकुलर इशू है ऑफ अंडर कैपेसिटी एक्सेस कैपेसिटी, ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म है या फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म है? वेदर इट्स अ शॉर्ट टर्म इशू और इट्स अ लॉन्ग टर्म इशू, हमारे पास शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। तो आ जाओ जरा समझते हैं, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस वी आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन। अब अगर फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म है बिकॉज ऑफ द सीजनल वेरिएशन। अब सर, सीजनल वेरिएशन क्या है? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज होती हैं, सर्विसेज होती हैं जो कि ऑन एंड ऑफ डिमांडेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर इन पाकिस्तान, इन नॉर्दर्न एरियाज, कुछ वैलीज, नारान, काकान, ये वैलीज हैं, दे कम्प्लीटली शट डाउन देयर ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। जब सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, बर्फबारी की वजह से इट्स नॉट पर्टिकुलरली लिवेबल और द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव ओवर देयर। तो सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे हमारे पास ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, दे शट डाउन फॉर 3-4 months बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। फिर आफ्टर 5 months दोबारा से हमारे पास वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, क्लाइमेट हमारे पास मॉडरेट हो जाता है, तब जाके फिर वहाँ पे दोबारा से रेस्टोरेंट्स की, रिजॉर्ट्स की डिमांड बढ़ती है। तो दैट इज़ द सीजनल वेरिएशन। अब इसके अंदर ये थोड़ी करेंगे बंद करके चले जाएंगे, कंप्लीटली शट डाउन कर देंगे, कंप्लीटली क्लोजर की तरफ जाएंगे, नो। सीजनल वेरिएशन है, दोबारा से सही हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के अंदर वी हैव द सीजन ऑफ कुर्बानी, बकरीद और 14 अगस्त, ये सब कुछ होता है ना, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं हमारे पास। वो सीजनली डिमांड बढ़ती है, कम होती है हमारे पास, सीजनल फ्लक्चुएशन और द वेरिएशन। लॉन्ग टर्म का मतलब है हमारे पास कि सैचुरेटेड और द प्रोडक्ट इज डिक्लाइन और द इकोनॉमी इज फेसिंग द रिसेशन। प्रोडक्ट कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, प्रोडक्ट की कोई फर्दर अब डिमांड ही नहीं है, कोई होप ही नहीं है, रिसेशन आ चुका है हमारे पास, इस टाइप का। तो इस चीज को यहाँ पे समझना जरूरी है कि बिफोर मेकिंग द स्ट्रैटेजीज और बिफोर अप्लाइंग द डिसीजंस, you need to look at what type of the impact is, whether it's a short term or long term, and then you are going to make an effective decision. अब अगर सीजनल वेरिएशन है हमारे पास, तो सीजनल वेरिएशन के अंदर बिजनेस क्या करे, ठीक है? और अगर लॉन्ग टर्म है तो बिजनेस को क्या करना चाहिए? तो अगर सीजनल वेरिएशन है तो बिजनेस क्या करे हमारे पास? बिजनेस यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दे। अब सर, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ हमारे पास? कि इंस्टेड ऑफ
दिस पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट, जैसे आपने देखा लोकल आइसक्रीम सेलर्स हैं, तो इन समर्स दे सेल आइसक्रीम जूसेस एंड ऑल, बट इन विंटर्स दे स्टार्ट सेलिंग सूप एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफीज। क्योंकि जगह तो है हमारे पास, रेंट पे ही करना है, सब कुछ करना है, तो वी नीड टू यूटिलाइज द कैपेसिटी, वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। सो दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग द सीजनल प्रोडक्ट्स सो दैट वी कैन सर्वाइव इन द ऑफ सीजन एज वेल। तो इस टाइप के आप कर सकते हैं। नंबर टू, यू कैन ऑफर द flexible, sorry, you can hire the workers on the flexible contracts। परमानेंट फुल टाइम नहीं हो, पार्ट टाइमर्स हो। जितने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स रिक्वायर्ड होंगे, जितनी सिचुएशन डिमांड करेगी, उसके हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उतने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स रिक्वायर्ड है तो ज़्यादा, कम हो गए तो कम। तो दिस इज हाउ यू कैन सेव द रिसोर्सेज, यू कैन सेव द लेबर कॉस्ट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो गया आपके पास, तो यहाँ पे बिजनेस अब जाएगा किसकी तरफ? रैशनलाइजेशन। लॉन्ग टर्म डिक्रीज इन डिमांड है नोकिया हमारे पास। ठीक है, तो नोकिया इज वन ऑफ द एग्जांपल कि लॉन्ग टर्म डिक्रीज इन डिमांड है हमारे पास, तो अब वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सही है। अब जब वो प्रोडक्ट वहां पे मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इनइफेक्टिव है, प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा। तो जब इस टाइप की सिचुएशन होगी तो बिजनेस इज गोइंग टू फॉलो द रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? कट डाउन द रिसोर्सेस। कट डाउन द रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ले ऑफ्स। वर्कर्स को ले ऑफ कर दें क्योंकि देर इज नो फर्दर डिमांड, सो वाई टू हायर द लेबर? परमानेंट बेसिस पे यू हैव मेड अ डिसीजन कि यू आर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, तो ले ऑफ्स कर दें। आपके पास जो मशीनरीज हैं उन्हें आप क्या कर दें? डिस्पोज ऑफ कर दें, सेल आउट कर दें, क्योंकि अब वो मशीन काम ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने शट डाउन करना है बिजनेस को। तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज टू शट डाउन द ऑपरेशंस, दैट इज टू कट डाउन द रिसोर्सेज, दैट इज नोन एज रैशनलाइजेशन। एक सेकेंड आपके पास है, दैट इज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, एंटर इनटू न्यू मार्केट्स। अब देखिए ये लॉन्ग टर्म है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल यू आर प्लानिंग के, जैसे वी हैव अ केस, मैं आपके सामने केस रखता हूं। एक हमारे पास यूके की इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कंपनी, दैट इज नोन एज टेस्को। अब से टेस्को का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक कंपनी का नाम है जो कि यूके के अंदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाती थी। हुआ क्या, टेस्को ने आइडेंटिफाई करा कि यूके मार्केट फॉर दीज पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, ये सैचुरेट हो चुकी है, क्योंकि इकोनॉमी इज डेवलप्ड, द कंट्री इज डेवलप्ड, द पीपल हैज ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, अब इसकी ऐसी डिमांड नहीं है। लेकिन वो कंट्रीज जो डेवलपिंग है, जहाँ पे हमारे पास अभी लोगों की इनकम इंप्रूव हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, तो डिमांड करेंगे। जैसे नहीं हम देखते हैं मेड्स को, गेट कीपर्स को, व्हेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव्स, तो साहब मालिक एसी लेना है, एलसीडी लेनी है। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, जो कि ग्रो हो रही होती हैं, इनकम बढ़ रही होती है हमारे पास, वो, तो ये जो टेस्को है हमारे पास, इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल कि उन्होंने यूके से अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करे डेवलपिंग कंट्रीज में। कहाँ पे? ब्राज़ील लेके चले गए, क्योंकि ब्राज़ील डेवलपिंग, ग्रो हो रहा था। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि जब आपकी करंट मार्केट सैचुरेट हो गई है, तो आप नई मार्केट के अंदर जा रहे हो, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन दैट कंट्री, यू आर, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। इसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स भी है। जैसे वी हैव एन एग्जांपल कि डाइसन, हुआवे, ये दोनों हमारे पास जो कंपनीज हैं, डाइसन वो नहीं, डाइसन का हेयर ड्रायर आता है, और हमारे पास हुआवे एडिशनल, वन ऑफ द कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व होने वाली है, एंड दे आर एंटरिंग इनटू द न्यू, मतलब न्यू थिंग, और डेवलपिंग द न्यू प्रोडक्ट्स। तो अब ये लॉन्ग टर्म है ना, कि आप जब नई पर्टिकुलर मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, तो इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इज इट क्लियर गाइस? ये हमारे पास अंडर कैपेसिटी है। अब यहाँ पे फर्दर मोर इस टॉपिक को लेके चलते हैं कि लेट्स सपोज इफ अ पर्टिकुलर बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग एट कौन सी कैपेसिटी? फुल कैपेसिटी। तो फुल कैपेसिटी तो बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलर रिस्क है, या फिर यू कैन कंसिडर दैट इट इज अ थ्रेट।
हाउ इट इज अ रिस्क, हाउ इट इज अ थ्रेट, वो ये है कि अब यहां पे आपका एक प्रॉब्लम आ सकता है, दैट इज कैपेसिटी शॉर्टेज। अब अगर कैपेसिटी शॉर्टेज है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं बच्चों वो कम हैं, एंड प्रोडक्शन डिमांड, रिसोर्सेज कम है, प्रोडक्शन डिमांड ज्यादा है। तो इस टाइप की जब सिचुएशन होगी तो आप किस पे ऑपरेट करें, यू आर ऑपरेटिंग एट द फुल कैपेसिटी वाला गेम हो गया है, तो रिस्क बढ़ रहा है कैपेसिटी शॉर्टेज कि आपकी रिसोर्सेज कहीं कम पड़ गई। तो नाउ व्हाट टू डू, अब बिजनेस क्या करे? तो ऑपरेटिंग एट द फुल कैपेसिटी इज अ थ्रेट, इट्स अ रिस्क। तो अगेन यहाँ पे भी सेम थिंग कि अगर मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूं कि व्हाट टू डू, तो सेम थिंग इट विल बी अप्लाइड के शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब अगर शॉर्ट टर्म है आपके पास तो यहां पे यू कैन चूज आउट सोर्सिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब सही आउटसोर्सिंग क्या है, आज जरा डिस्कस करते हैं। 85% restaurants in Karachi has outsourced 85%, 80 to 85% restaurants have outsourced their food delivery function to Food Panda। ऐसा ही है हमारे पास। नंबर ऑफ कंपनीज ने मार्केटर्स को, अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, एंड दे हैव हैंडेड ओवर द मार्केटिंग फंक्शन एंड द मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मार्केटिंग एजेंसीज। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे अपने के मेन फोकस पे लगा दिया और अपने फंक्शंस को आउटसोर्स कर दिया। तो आपके पास जगह भी बच जाएगी, स्पेस भी बच जाएगी, रिसोर्सेज भी बच जाएंगे, क्योंकि आपने उस फंक्शन को रिस्पॉन्सिबल बना दिया है थर्ड पार्टी को। इसी तरीके से आप देखते हैं कि ये जो एटीएम और हमारे पास ये जो इन्वॉइसेस जनरेट होती हैं, तो ऑरिक्स लिखा होता है, कीनो लिखा होता है, दे आर नोन एज द इन्वॉइसिंग कंपनी, दे आर डूइंग द इन्वॉइसेस फॉर मल्टीपल कंपनीज एंड द बिजनेसेस। तो ये क्या आउटसोर्सिंग करा हुआ है। तो अगर आपके पास कैपेसिटी प्रॉब्लम है तो यू कैन आउटसोर्स द फंक्शन, फिर ये टेम्पररी परमानेंट भी हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि आप फूड डिलीवरी राइडर्स ही नहीं उनके पास, दे हैव कंप्लीटली हैंडेड ओवर टू फूड पांडा फ्रॉम द लास्ट 3 4 5 years एंड दे आर ऑपरेटिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि आप यहाँ पे आपकी फैक्ट्री है और आपकी अब सारी मशीनरीज फुली लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं, एंड यू डू नॉट हैव एनी फर्दर कैपेसिटी। आपके पास ऑर्डर्स है एंड यू नीड टू प्रोड्यूस मोर, अब क्या करें? तो आप फिर यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो। जैसे चाइना के अंदर आपने देखा मल्टीपल कंपनी बिजनेसेस हैं, मल्टीपल फैक्ट्रीज है जिनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, दे वर्क फॉर द अदर बिजनेसेस, दे प्रोड्यूस एंड दे प्रोवाइड। बिजनेसेस अपने प्राइवेट लेबलिंग करके और पर्टिकुलर जो है ना पैकेजिंग करके सेल कर रहे होते हैं आगे। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है कि टू मेक द थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल टू मैन्युफैक्चर द फिनिश गुड्स, बिकॉज यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द कैपेसिटी। कैपेसिटी शॉर्टेज इज द प्रॉब्लम। तो आपने थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर दिया कि आप मुझे इस पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बना के दे दें। तो दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। लॉन्ग टर्म डिसीजन तो ये है कि अब यहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिंपल, कि यू आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, यू आर हायरिंग मोर वर्कर्स, यू आर परचेजिंग मोर मशीनरीज, यू आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड ऑल। अब लॉन्ग टर्म डिसीजन तो ये होता है कि आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि अब आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, यू आर एक्वायरिंग प्रेमिसेस, एक्वायरिंग मशीनरी, हायरिंग मोर वर्कर्स। सिंपली यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ योर बिजनेस ऑन द परमानेंट बेसिस। ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंसिडर कि वेदर इट्स अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एंड देन यू आर गोइंग टू अप्लाई अ डिसीजन कि हाँ उसके हिसाब से आप फिर डिसीजन लेंगे कि क्या डिसीजन होना चाहिए, सो दैट यू कैन कंसिडर और यू कैन इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो नाउ हमारे पास एक एरिया है ऑफ आउटसोर्सिंग के प्रोज एंड कॉन्स, तो उसको जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम जरा आउटसोर्सिंग को डिफाइन कर लें कि आउटसोर्सिंग है क्या। Outsourcing is to make
another organization responsible to perform the function on the behalf of an organization. Simple. ठीक है गाइस, तो आ जाए यहाँ पे जरा समझते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स जरा देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रोज, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द आउटसोर्सिंग। बेनिफिट, कैन गेट लोअर कॉस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर कैसे? भाई आप देखिए ना, आपके पास ये जो पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग कंपनी है, तो उनका तो कोर काम ही यही है ना। फूड पांडा इज एक्चुअली स्पेशलाइज इन फूड पांडा की जो कोर एक्टिविटी दैट इज टू प्रोवाइड द फूड डिलीवरी। तो जो भी इनकी कॉस्ट होगी वो कम ही लग रही होगी सारी चीज़ों की, रादर देन हैविंग योर फूड डिलीवरी डिपार्टमेंट एंड ऑल। तो वो जब लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे थे, दे अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसकी वजह से दे कैन ऑफर द लोअर प्राइसेस एज कम्पेयर टू, मतलब आप खुद ऑपरेट करोगे तो शायद आपको ज़्यादा कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी, उनको कम करनी पड़ेगी। उनके पास मार्केटिंग एजेंसी है, तो उनके पास मार्केटर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, तो वो मल्टीपल है उनके पास, तो उनकी तो काम यही है। तो दे कैन गेट दी कॉस्ट बेनिफिट, जिससे हमें भी फायदा हो सकता है। नंबर टू, स्पेशलाइजेशन, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज एज इट्स देयर कोर एक्टिविटी। तो आपको भी यहाँ पे यू कैन गेट एक्सेस टू द क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास। नंबर थ्री, इंटरनली जो रिसोर्सेज होंगी वो फ्री हो जाएंगी आपके पास। नाउ यू हैव मोर कैपेसिटी एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल इंटरनली, क्योंकि यू हैव हैंडेड ओवर द फंक्शन टू द थर्ड पार्टी। बेनिफिट है हमारे पास। कैन फोकस ऑन द कोर एक्टिविटी, मतलब आपका जो कोर काम है और आपकी जो कोर एक्टिविटी है उस पर आप फोकस कर सकोगे इसीलिए, इट्स अ बेनिफिट हमारे पास। कॉन्स क्या है हमारे पास, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? मे नॉट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। शायद ऐसा हो जाए कि आपकी जो यूएसपी है और आपकी जो पर्टिकुलर वो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट ना हो। नंबर टू, सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी इश्यूज, ये भी हो सकता है। सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी इश्यूज का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं यू नीड टू शेयर विद देम, और वो चीज़ जो आपके लिए काम कर रहा है वो आपके कंपैटिटर्स के लिए भी शायद कर सकता है। तो आइडियाज और द यूएसपी और द एडवांटेजेस और द इंसाइट्स कैन बी शेयर्ड हमारे पास ये। मे नॉट मीट ऑपरेशनल डिसीजन, जैसे आप अपने पर्टिकुलर ऑपरेशंस के अंदर एथिकल बिहेवियर को अडॉप्ट करते हो एंड ऑल, बट फ्रॉम अ पर्टिकुलर बिजनेस या बिजनेस फ्रॉम विच यू आर बाइंग, फ्रॉम whom यू आर बाइंग द प्रोडक्ट्स, वो एथिकल ना हो, अनएथिकल सोर्सेज और एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो, बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व हो। नंबर फोर, लॉस ऑफ जॉब्स इंटरनली, मतलब अब यहाँ पे वर्कर्स को ले ऑफ कर रहे हो, क्योंकि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपके पास लॉस ऑफ जॉब्स होंगी एंड ऑल।
तो इट्स अ कॉन के यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेइंग ऑफ द वर्कर्स, तो ये सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज है। सो दीज आर द प्रोज एंड द कॉन्स जो कि हमारे पास है आउटसोर्सिंग की, एंड दिस इज द इंटायर टॉपिक ऑफ एस बिजनेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन।